आज हम फिजिक्स क्लास 12th सेकेंड यूनिट में ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट चैप्टर 3 ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? तो देखिए, ओम का नियम होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्था का मतलब है कि चालक का ताप, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है। यदि इस चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था से मतलब हम समझ गए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इसकी लंबाई भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, अर्थात चालक में किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। तो इस चालक में बहने वाली विद्युत धारा किस पे डिपेंड करती है? चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के। यानी कि जितने अधिक विभवांतर हम इसके सिरों पर आरोपित करेंगे, जितनी अधिक वोल्टेज की बैटरी जोड़ेंगे, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। क्लियर? तो मैं इसको लिख रहा हूं, ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे ताप, कॉमा लंबाई, कॉमा क्षेत्रफल। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, उसके मतलब चालक, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो इस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, मतलब इस चालक के सिरों के बीच जोड़ी गई बैटरी के वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, मान लीजिएगा कि जो कोई चालक है और इसके सिरों के बीच कैपिटल भी विभवांतर आरोपित किया। इस विभवांतर के कारण इस चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कैपिटल आई है। ठीक है, कितनी धारा बह रही है चालक से? कैपिटल आई। तो मैं इधर लिख रहा हूं, यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर कैपिटल भी तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई हो तो क्या हो जाएगा? भी अनुक्रमानुपाती आई। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे R।
ठीक है। तो जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओम का नियम होता है, ठीक है। तो इस तरह हम ओम का नियम लिख सकते हैं। अब आता है हमारा यहां से दूसरा क्वेश्चन कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर, जो ओम का नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है, ठीक है। ओम का जो नियम होते हैं नोट करके लिख सकते हैं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए सत्य है, यानी सिर्फ धात्विक चालकों के लिए सत्य है, इन्हीं पर ये लागू होता है, ठीक है। अब V और I अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो यदि V और I के मध्य हम ग्राफ खींचें, जे मान लीजिए इधर में हमने V ले लिया और इधर में I ले लिया, तो V और I के मध्य जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी अनुक्रमानुपाती में जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा ही हमें प्राप्त होता है। तो जो हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। अब दूसरा यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ओम के नियम की शर्तें लिखिए। ओम के नियम की शर्तें, क्वेश्चन है हमारा ओम के नियम की शर्तें। तो ओम के नियम की दो शर्तें हैं, ओम का नियम लागू होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि चालक का ताप अपरिवर्तित रहे, ताप नहीं बदलना चाहिए। चालक का ताप अपरिवर्तित रहे। दूसरी शर्त, चालक में विकृति ना हो, यानी कि जो चालक है न तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज होना चाहिए, ना ही उसकी लंबाई चेंज होनी चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। तो यही दो शर्तें हैं। जब ये चालक ये दो शर्तों को पूरा करता है तभी ओम का नियम उस पर लागू होगा, ठीक है। चलिए, अब आता है यहां से अगला प्रश्न। ये भौतिकी हम 12th क्लास की पढ़ रहे हैं, भौतिकी क्लास 12th, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध मतलब एक अवरोध, एक प्रकार का। और अवरोध किसके मार्ग में, धारा के मार्ग, ठीक है। तो यदि कोई चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तो उस रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, कोई चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है या जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई चालक तार, यही लिख दे रहा हूं, कोई चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस और शॉर्ट में लिखते हैं उसको आर, ठीक है। कोई चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन।
इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो दूसरी डेफिनेशन जो होती है प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा, और यही परिभाषा हम यूज करेंगे। देखिए अभी फॉर्मूला निकल के आया था V बराबर आर आई, तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा V बटे I। V का मतलब है चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, और I का मतलब है चालक में बहने वाली विद्युत धारा। तो उसी का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं उसकी। किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं तथा इसे कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा, या इसको हम इधर लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I, ये हो जाएगा प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, यहीं से इसका मात्रक निकाल दें। तो देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट एमकेएस पद्धति में, और विद्युत धारा I का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। एम्पियर होता है जिसे ओम जो इसका साइन होता है, ठीक है, जिसे ओम कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा हल लिख देते हैं ओम। ठीक है, जिसे ओम कहते हैं। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग होता है OHM, ओम। यहीं से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये जो ओम मात्रक पढ़ा है वो वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी हम यहीं से निकाल देंगे इसका। देखिए V का विमीय सूत्र, तो V का विमीय सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। विभवांतर का मैं बता दूं, V बराबर होता है W बटे Q। W मतलब कार्य का होता है M L2 T-2, और आवेश का AT। इसको और सॉल्व करेंगे तो जो बन जाएगा M L2 T-3 और A-1। ये किसका बन गया, V का बन गया, विभव का। तो ये बन गया M L2 T-3 A-1। I विद्युत धारा, इसका क्या हो जाएगा A। ये A ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा M L2 T-3 A-2। तो ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया जो आप निकाल सकते हैं। इसका विमीय सूत्र M L2 T-3 A-2 होता है। क्लियर। चलिए अब आता है आपका अगला प्रश्न, के बाद चालकता। तो चालकता क्या होती है,
चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं पहले कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी चालकता, यानी कि जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होता है वो पदार्थ उतना ही अधिक चालक होता है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। प्रतिरोध कम होने का मतलब है कि धारा के मार्ग में रुकावट कम होगी तो उससे ऊपर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होता है उसकी चालकता उतनी ही कम होती है, और जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होता है उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं तथा इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैं C से नहीं, इसको G से कर दे रहा, तथा इसे G द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। G द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। यहीं से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, 1 प्रतिरोध, और प्रतिरोध का होता है ओम, तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक, इसका SI मात्रक ओम इनवर्स, या इसको मेहो भी बोलते हैं, मेहो कहते हैं। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र है उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रतिरोध का क्या था, M, तो जो हो जाएगा -M1, M-1। L2 था तो L-2, T3 था माइनस के तो J प्लस के हो जाएगा, और A2 था JB प्लस का। मतलब 1/A लिखा है, ऊपर जाएगा तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। कर सकते हैं। चलिए, अब आता है अगला प्रश्न। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है प्रतिरोध का, वो मैं लिख दे रहा हूं आपको, इसको मैं ड्राइव करवाऊंगा अगले वीडियो में। 2m/N(E²) टाउ L/A। ठीक है, जब 2 तो नियतांक है, M का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N का मतलब है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और टाउ का मतलब है श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब ये है कि जैसे ही हम चालक के बीच में बैटरी जोड़ते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों में के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे ये चालक है, ये चालक के बीच में जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में, टक्कर करने में जो समय लगा वो कहलाता है श्रांति काल। ठीक है, श्रांति काल, और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब श्रांति काल का जो मान है वो चेंज होता है। तो चेंज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का वेग या तो बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो चालक के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि चालक का ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
चालक का ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम समय लेगा, कम समय लेगा तो श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, जिससे श्रांति काल का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो टाउ क्या है यहाँ पर, श्रांति काल। एल क्या चीज है, चालक की लंबाई, और ए है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे एल हो गई इस चालक की लंबाई और कैपिटल ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर। तो अब हम लिखते हैं यहां से कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला पॉइंट, एक तो लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल आर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई स्मॉल एल की अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आर समानुपाती स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि यदि चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और चालक की लंबाई कम कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। तो जो कैपिटल आर है वो ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस चालक का प्रतिरोध कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक कब होगा, जब चालक मोटा होगा। ठीक है, तो मोटे चालक का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक बात बोली ना। चलिए, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध आर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती ए, या इसको हम ये बोलते हैं आर समानुपाती 1/। तो ए का मान अधिक होगा तो आर का मान कम होगा, और ए का मान कम होगा तो आर का मान अधिक होगा। ठीक है, तो ए का मान अधिक कब होगा, जब चालक मोटा होगा। ठीक है, यानी कि चालक की त्रिज्या अधिक होगी। ठीक, तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, देखिए ये 2 पॉइंट तो हो गए, एल और ए। अब देखिए एल और ए पर निर्भर करता है एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता है, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, यानी ये चेंज ही नहीं हो सकता है। एन, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सोने का तार है तो उसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, चांदी का तार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, लोहे का तार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। तो हर प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनके समान
समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक ले लिए जाएं तो सोने के तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो तीसरा पॉइंट समझेंगे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी उसकी प्रकृति क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए हर चालक का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो इसको हम जी लिख देंगे, भिन्न 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 पदार्थों के चालकों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत। चौथा पॉइंट, अब देखिए ई पर, तो ई तो क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो जे भी फिक्स है, जे भी नहीं बदलता। अब इसके बाद आता है टाउ। टाउ क्या, श्रांति काल, जो मैंने अभी आपको बताया था। श्रांति काल क्या होता है कि यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, जिससे टक्कर जल्दी होगी, तो समय का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से श्रांति काल का मान कम हो जाता है, और जब श्रांति काल कम हो जाएगा, टाउ का मान कम हो जाएगा, तो आर का मान बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे ताप पर। ताप पर, तो चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अब आता है अगला प्रश्न। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बताने के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध को समझाने के लिए पहले हम प्रतिरोध के बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर बाद में उसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें पहले प्रतिरोध के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल आर। ठीक है, कॉमन लगा के अब पहला पॉइंट लिखेंगे, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती स्मॉल। ये समीकरण नंबर। दूसरा पॉइंट, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती। जी समीकरण। ठीक है, चाहो तो तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण को मिला दें, समीकरण 1 व 2 को
मिलाने पर, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L बटे A। क्लियर? मिलाने का मतलब जो होता है कि राइट साइड कॉमन रहती है, सॉरी लेफ्ट साइड कॉमन रहती है और राइट साइड में आपस में गुणा हो जाता है। ठीक, देखिए जो समानुपाती है इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे हम। ठीक, तो समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे और वो नियतांक होगा रो, और जो L बटे A जैसे का जैसे। जहां रो नियतांक है, रो नियतांक है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, RH रो। जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इसकी डेफिनेशन निकालनी है। देखेंगे यदि L बराबर 1, मतलब जो भी चालक है उसकी लंबाई कितनी है, एकांक वर्ग मीटर, एकांक मीटर सॉरी, A बराबर 1 यानी एकांक वर्ग मीटर। चाहो तो यहां लिख सकते हैं मीटर और जो वर्ग मीटर, जो वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तब R बराबर रो। ठीक, तो देखिए अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई कितनी, एकांक, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, एकांक। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लेते हैं। देखिए R बराबर जो फॉर्मूला होता है रो L बटे, यहां से मैं रो की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाए, RA बटे L से रो की वैल्यू निकालेंगे तो J। ठीक है, अब यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर SI पद्धति में, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, यानी इसका SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र निकालें तो यहां से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र देखिए यहीं से निकाल दो चाहो तो, ओम यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का भी निकला था ML2 T-3 A-2, यही आया था ना। और मीटर यानी लंबाई, लंबाई का L, सिस्टोमेटिक लिख देंगे तो ML3 हो जाएगा, T-3 A-2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML3 T-3 A-2। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप समझ सकते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर?
चलिए अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, पहले एक चीज और लिख लो, अंतर बाद में लिखवा रहा हूं मैं। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जी लिख लो पहले आप। विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एक R बराबर 2m बटे n e स्क्वायर टाउ L बटे A। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का भी फॉर्मूला निकाला था, रो बराबर R A बटे N, ये निकाला था। R की वैल्यू रख दें यहाँ पर, R का मान रख दीजिए, R का मान रखने, R का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए रो बराबर R की वैल्यू रख रहा हूं 2m बटे n e स्क्वायर टाउ L बटे A। जी किसकी वैल्यू रख दी मैंने, R की, और बाकी जी A बटे L जैसे का जैसे। जी इतनी वैल्यू मैंने R की यहाँ पर रख दी। अब देखिए A से A कट जाएगा और L से, तो रो बराबर कितना आ जाएगा 2m बटे n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध अब यहां से निकालेंगे कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो जी आप समझ गए, इसको आप चाहो तो साइड में लिख लेना, जैसे आप समझ जाओगे कि जी फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किन किन दो चीजों पर निर्भर करेगा। देखिए 2 पर निर्भर नहीं करेगा, m पर भी नहीं करेगा क्योंकि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E पर भी निर्भर नहीं करेगा क्योंकि E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो नियत होता है। तो n पर और टाउ पर, n का मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और टाउ का मतलब है ताप पर, यानी कि श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और श्रांति काल का मतलब है ताप पर। ठीक है, क्योंकि श्रांति काल ताप पर निर्भर करता है। तो अब यहीं से हम लिख दें, हम जानते हैं, इतना लिख देना, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर इतना, और फिर लिख देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो भिन्न भिन्न चालकों के पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। दूसरा, ताप पर, ताप, तो वही पॉइंट फिर बन जाएगा, ताप बढ़ाने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, विशिष्ट। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध दो कारकों पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। ठीक है, चलिए यहां से एक क्वेश्चन और बना देते हैं हम। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। जैसे चालकता क्या होती थी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित कर दें, आपके ऊपर डिपेंड है, कर सकते हैं किसी भी चीज से। यहाँ पर मैं सिग्मा से कर रहा हूँ, किसी किसी बुक में सिग्मा दिया है,
सिग्मा बराबर 1/ρ। मात्रक निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका होता था ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, विमीय सूत्र भी इसका उल्टा हो जाएगा। विमीय सूत्र तो जो प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकला था उसको उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा m-1 n-3 T3A2। तो ये इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, तो आप देख लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो समझ लेना, बुक से भी वैसे ठीक लिखा है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, और दूसरी तरफ विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता इसका दूसरा नाम। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के फॉर्मूला में क्या आता है, 2m/ne², इससे निकालो। तो इसमें L और E नहीं आता है, R के फॉर्मूले में आता था। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिख देंगे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है कभी कभी कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सत्य असत्य तो निर्भर नहीं करता है। समझ गए पहला पॉइंट, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक यानी इसका मात्रक होता है ओम और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट दोनों का मात्रक लिख देंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र होता है mL2T-3 E-2। इसका विमीय सूत्र ये होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के विमीय सूत्र में जे तो होते ही है, मीटर यानी लंबाई एक और बढ़ जाती है, तो mL3 T-3 E-2। तो इसका विमीय सूत्र ये होता है। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र mL2T-3 E-2 होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र mL3 T-3 E-2 होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसे कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट भी ऐसे बना के लिख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो जे पॉइंट है, नोट करके लिखेंगे आप इसको कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, कि पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, नोट करके लिख लो,
विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, यानी जो पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो जी हमारा क्वेश्चन लगभग समाप्ति होता है। तो यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी बच्चों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोविड-19 में स्कूल में क्लास नहीं होने के कारण हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोग में ला रहे हैं। थैंक यू।